नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेल्फ मेडिकोस में। तो ये हमारा फोर्थ चैप्टर डाइजेस्टिव फिजियोलॉजी का गैस्ट्रिक सिक्रीशन का फिफ्थ वीडियो है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम मेनली इसमें गैस्ट्रिक डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे और फिर गैस्ट्रिक फंक्शनल टेस्ट भी देखेंगे। तो पहले हम आपको बता दें दोस्तों कि जैसा कि हम पिछले वीडियो में फेज ऑफ द गैस्ट्रिक सिक्रीशन को डिस्कस किए थे। फेज ऑफ द गैस्ट्रिक सिक्रीशन, कितना फेज में गैस्ट्रिक जो भी जूस होता है उसका सिक्रीशन 4 फेज में होता है। तो चारों फेज को हम डिस्कस किए थे पिछले वीडियो में। तो आज हम दोस्तों शुरू करेंगे गैस्ट्रिक डिसऑर्डर। तो गैस्ट्रिक डिसऑर्डर में पहला जो हमारा डिजीज है वो है गैस्ट्राइटिस। तो गैस्ट्राइटिस की बात करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। गैस्ट्राइटिस में बी एक्यूट और क्रॉनिक, इट इज एक्चुअली इन्फ्लामेशन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं दोस्तों पहले कि गैस्ट्राइटिस क्या होता है। आपको नाम से ही पता लग रहा होगा यहाँ पे कि गैस्ट्राइटिस दैट मीन्स इन्फ्लामेशन। तो किसका इन्फ्लामेशन? स्टोमक का जो म्यूकोसल लेयर होता है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोसल लेयर। तो गैस्ट्रिक के म्यूकोसल लेयर में जब इन्फ्लामेशन हो जाए तो इस केस को हम गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। ये एक्यूट भी हो सकता है और क्रॉनिक भी हो सकता है। एक बात दोस्तों आप समझिए कि जितने भी हमारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं मेरे मतलब, तो चीफ सेल्स हो गया, पैराइटल सेल्स हो गया, म्यूकस नेक सेल्स हो गया, वो मेनली कहाँ प्रेजेंट होता है? वो मेनली दोस्तों म्यूकोसल लेयर में ही प्रेजेंट होता है। तो यदि हमारा उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए, म्यूकोसल लेयर में इन्फ्लामेशन होता है, तो जिसकी वजह से हमारे जो सेल्स हैं जैसे कि चीफ सेल्स या फिर पैराइटल सेल्स जो कि मेनली हेल्प करते हैं गैस्ट्रिक सिक्रीशन में, तो वो भी अफेक्ट होगा। तो यदि चीफ सेल्स और पैराइटल सेल अफेक्ट हो रहा है यहाँ पे, तो हमारा गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन भी डिक्रीज होगा। आप इस बात को समझिए। देखिए, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ द डीपर लेयर ऑफ द म्यूकोसा, ठीक है, एंड इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द डब्ल्यूबीसी। जो डब्ल्यूबीसी मेनली न्यूट्रोफिल की बात करें, वो इन्फिल्ट्रेट करता है, जिसकी वजह से रिजल्ट इन एट्रोफी ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा। जो हमारा गैस्ट्रिक म्यूकोसल लेयर है वो क्या होता है? एट्रोफी, मतलब उसमें डिस्ट्रॉय हो जाता है या फिर वो उसमें डिफेक्शन आ जाता है विथ लॉस ऑफ द चीफ सेल्स। तो यहाँ पे मेनली किस किस सेल्स का लॉस हो रहा है? चीफ सेल्स है और पैराइटल सेल्स। तो यही दो सेल्स जो हमारे बॉडी में, मतलब हमारे मतलब स्टोमक में गैस्ट्रिक सिक्रीशन करवाता है। तो देयर फॉर सिक्रीशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस डिक्रीजेज, जिसकी वजह से हमारा गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन डिक्रीज होता है, उसका अमाउंट जो है वो डिक्रीज होने लगता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम इन एक्यूट गैस्ट्राइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकोसा सुपरफिशियली एंड एक्यूमुलेशन ऑफ द डब्ल्यूबीसी एट म्यूकोसल लेयर। देखिए, हम आपको बता दें दोस्तों, कोई भी डिजीज को, मतलब किसी भी पर्टिकुलर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली बात बता रहा हूँ कि कोई भी डिजीज को जब हम पहले ही डायग्नोज कर लें तो वो फिर क्रॉनिक नहीं होगा। तो जैसे कि हम इसी में बात करें कि एक्यूट केस में क्या होता है, इसमें भी देखिए क्या होगा, म्यूकोसल लेयर का इन्फ्लामेशन होगा, बट कैसा होगा? सुपरफिशियली होगा। ये हम इसको आसानी से जल्दी से ठीक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द मेडिसिन। एंड एक्यूमुलेशन ऑफ द डब्ल्यूसी वही है, मतलब जो हम गैस्ट्राइटिस के क्रॉनिक केस में पढ़े वही होता है इसमें भी, एक्यूट केस में भी, बट कैसा होता है? सुपरफिशियली होता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कॉज ऑफ द गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस का क्या क्या कॉज हो सकता है? तो पहला हमारा कॉज है एक्सेस कंजप्शन ऑफ द एल्कोहल। फर्स्ट कॉज हमारा एक्सेस कंजप्शन ऑफ द एल्कोहल है। सेकंड कॉज स्मोकिंग। थर्ड कॉज इन्फेक्शन विथ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया। देखिए, एक बैक्टीरिया होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो कि इन्फेक्शन कॉज करता है इन द गैस्ट्रिक म्यूकोसा, जिसकी वजह से गैस्ट्राइटिस हो सकता है। हमारा फोर्थ कॉज है एक्सेस टेकिंग ऑफ द एस्पाइरिन एंड नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो देखिए, कुछ ऐसे ड्रग्स है जिसका एडमिनिस्ट्रेशन करने से, जैसे कि एस्पिरिन हो गया, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जिसको हम NSAID बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में NSAID, इसको आप याद कर लीजिएगा दोस्तों। तो एस्पिरिन और NSAID को एडमिनिस्ट्रेशन करने से लॉन्ग टाइम तक तो हमारा गैस्ट्राइटिस हो सकता है हमको। अब बात करते हैं ऑटो इम्यून डिजीज की, और कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी हैं जिसकी वजह से बॉडी में गैस्ट्राइटिस डेवलप हो सकता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों कि सिम्टम ऑफ द गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस के क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं जिसकी वजह से आप पेशेंट को मतलब आइडेंटिफाई या फिर डिटेक्ट कर पाएंगे या फिर डायग्नोस कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले है यहाँ पे वॉमिटिंग, ठीक है। सेकंड है एनोरेक्सिया। तो एनोरेक्सिया के केस में क्या हो सकता है? लॉस ऑफ द एपेटाइट। यदि आपका मतलब पेराइटल सेल्स या फिर चीफ सेल्स खुद डिस्ट्रॉय हो चुका है तो वहाँ पे गैस्ट्रिक सिक्रीशन होगा ही नहीं। मतलब जो फर्स्ट फेज में गैस्ट्रिक सिक्रीशन जिसमें एपेटाइट होता है, ठीक है, वो तो रिलीज होगा ही नहीं, तो भूख भी नहीं लगेगा, ठीक है, एपेटाइट भी नहीं होगा। फिर होता है बेल्चिंग। तो बेल्चिंग में क्या होता है दोस्तों? मेनली हम इसको हिंदी में बोलते हैं डकार लाना,
ठीक है, डकार बोलते हैं जो खाने के बाद होता है। तो प्रोसेस ऑफ द बेल्चिंग या फिर प्रोसेस ऑफ द रिलीविंग स्वेलोड एयर दैट एक्यूमुलेट इन द स्टोमक, मतलब ये बार बार बेल्चिंग होगा जब आप एयर एक्यूमुलेट हो जाएगा हमारे स्टोमक रीजन में, ठीक है। फिर है नौसिया, नौसिया है। फिर उसके बाद है फीलिंग ऑफ द फुलनेस इन द एपिगैस्ट्रिक रीजन, मतलब जो हमारा एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है जो कि सबसे ऊपर वाला लेयर होता है बिल्कुल मीडियल साइड में, ठीक है, बिल्कुल मीडियल बीच में होता है एपिगैस्ट्रिक रीजन। 9 रीजन ऑफ द स्टोमक में से 9 रीजन ऑफ द एब्डोमेन में से आप देखिएगा एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है। तो उस रीजन में क्या होता है, फुलनेस जैसा लगेगा कि अभी अभी हम कुछ खाए हैं, पेट बिल्कुल भरा भरा है, ठीक है। फिर होता है इंडाइजेशन। देखिए इंडाइजेशन में क्या होता है, आप कुछ भी फूड या फिर मिल्क को लेते हैं तो वो प्रॉपर वे में डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम सेकेंड डिजीज जो कि है गैस्ट्रिक एट्रोफी। तो आप इसको ध्यान से देखिए, तो देखिए इन दिस डिजीज डिस्ट्रक्शन श्रिंक लॉस ऑफ द मसल्स ऑफ द स्टोमक एंड मसल्स बिकम वीक एंड श्रिंक। तो हम आपको बताते हैं जैसा कि हम गैस्ट्राइटिस में पढ़े, तो गैस्ट्राइटिस में मेनली क्या होता था कि वहाँ पे डिस्ट्रक्शन ऑफ द म्यूकोसल लेयर होता था, ठीक है दोस्तों। और गैस्ट्रिक एट्रोफी में क्या होता है कि जो हमारा मसल्स ऑफ द स्टोमक है वो मेनली यहाँ पे वीक पड़ जाता है या फिर वीक हो जाता है, ठीक है। या तो वीक की वजह से वो क्या करता है, श्रिंक होने लगता है। तो जब हमारा मसल्स ऑफ द स्टोमक वीक होगा या फिर श्रिंक करेगा तो जिसकी वजह से जो गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है हमारे स्टोमक में तो वो भी क्या करते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। तो श्रिंक करने से क्या होता है कि हमारे श्रिंक करने से क्या होता है दोस्तों, हमारा जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो भी श्रिंक कर जाएगा और हमारे बॉडी में या फिर हमारे स्टोमक रीजन में क्या चीज़ का मतलब डेफिशिएंसी होगा, गैस्ट्रिक जूस का डेफिशिएंसी हो जाएगा, ठीक है। सो गैस्ट्रिक ग्लैंड आल्सो श्रिंक रिजल्ट इन द डेफिशिएंसी ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। तो यहाँ पे किसका डेफिशिएंसी होगा, गैस्ट्रिक जूस का। जैसे कि आप गैस्ट्राइटिस में भी देखें दोस्तों, उसमें क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ द गैस्ट्रिक जूस होता है। अब बात करते हैं कॉज की, मतलब कि जो गैस्ट्रिक एट्रोफी उसका कॉज क्या क्या हो सकता है। तो देखिए कॉज की बात करते हैं तो कॉज्ड बाय द गैस्ट्रिक क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। यदि क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस मतलब गैस्ट्राइटिस बहुत दिनों तक लॉन्ग टाइम तक रहता है तो वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस्ट्रिक एट्रोफी में। कॉल्ड क्रॉनिक एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस उस केस को बोलते हैं, क्या बोलेंगे, क्रॉनिक एट्रोफी गैस्ट्राइटिस बोलते हैं, ठीक है। या फिर कॉज्ड बाय ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मतलब कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से भी गैस्ट्रिक एट्रोफी हो सकता है, यानी कि हमारे जो बॉडी का WBC या फिर जो भी सोल्जर सेल्स है वो खुद डिस्ट्रॉय कर देगा किसको, हमारे जो गैस्ट्रिक सेल्स हैं या फिर जो सेल्स है या फिर जो हमारे मसल्स ऑफ द स्टोमक है। अब बात करते हैं सिम्टम के, तो आप कैसे डायग्नोस कर पाएगा या आइडेंटिफाई कर पाएगा कि ये गैस्ट्रिक एट्रोफी है। तो देयर इज नो स्पेसिफिक नोटिसेबल सिम्टम, ठीक है। इसका कोई स्पेसिफिक या फिर पिक्यूलियर कोई सिम्टम ऐसा नहीं होता जिसकी वजह से आप इसको आइडेंटिफाई या फिर डायग्नोस कर पाएँ। तो तब क्या होता है, बट देयर इज ए लीड टू एक्लोराइडेरिया, ठीक है। मतलब देखिए एक्लोराइडेरिया का मतलब क्या होता है, एब्सेंस ऑफ द HCl, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा पैराइटल सेल्स है वो जो कि पैराइटल सेल्स और ऑक्जेंटिक सेल जिसको बोलते हैं, जो कि क्या रिलीज करता है, HCl, तो वो मेनली यहाँ पे डिस्ट्रॉय होता है या फिर उसका एब्सेंस की वजह से यहाँ पे मेनली HCl का सिक्रेशन बहुत लो हो जाता है। तो या और फिर परनेसियस एनीमिया में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि परनेसियस एनीमिया, क्योंकि देखिए जो हमारा पैराइटल ऑक्जेंटिक सेल्स है वो क्या रिलीज करता है दोस्तों, कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। तो कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर जब नहीं रिलीज होगा तो बॉडी में विटामिन B12 की कमी होगी, विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो जिसकी वजह से जो एनीमिया डेवलप होता है उसको बोलते हैं परनेसियस एनीमिया। तो परनेसियस एनीमिया के केस में या फिर एब्सेंस ऑफ द HCl के केस में हम इसको डायग्नोस करते हैं कि मतलब हो सकता है कि वो गैस्ट्रिक एट्रोफी हो, ठीक है दोस्तों। इसका मेनली गैस्ट्रिक एट्रोफी का कोई स्पेसिफिक या फिर पिक्यूलियर कोई सिम्टम नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों हम थर्ड डिजीज पे बढ़ते हैं। थर्ड हमारा जो डिजीज है वो है पेप्टिक अल्सर, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो देखिए पेप्टिक अल्सर के बारे में बता दें कि जो पेप्टिक अल्सर में क्या होता है कि जो हमारा स्टोमक वॉल है, ठीक है, वो जनरली उसका शेडिंग हो जाए, मतलब झड़ जाए या फिर स्लॉविंग हो जाए या फिर उसका इरोजन हो जाए, ठीक है। तो उसी को हम पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। तो पेप्टिक अल्सर फाउंड इन द स्टोमक कॉल्ड द गैस्ट्रिक अल्सर एंड फाउंड इन द ड्यूडेनल रीजन इज कॉल्ड ड्यूडेनल अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर क्या हो सकता है कि दो रीजन में मेनली हो सकता है, या फिर गैस्ट्रिक रीजन या फिर स्टोमक रीजन में हो तो उसको हम गैस्ट्रिक अल्सर बोलेंगे, और ड्यूडेनम के रीजन में हो तो उसको हम ड्यूडेनल अल्सर बोलते हैं। देखिए हम आपको फिर से बता दें अल्सर क्या होता है। अल्सर का मतलब ही होता है इरोजन, ठीक है दोस्तों। अल्सर का मतलब इरोजन या फिर शेडिंग ऑफ द
स्टोमक वॉल, मतलब जो भी वहाँ पे स्टोमक वॉल या फिर डियोडेनल वॉल है वो शेडिंग हो जाए, मतलब झड़ जाए, ठीक है, या फिर साइड से मतलब उसमें क्या बोलते हैं थिन हो जाए, तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि वहाँ पे अल्सरेशन डेवलप होने लगता है, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो उंड डेवलप होने लगता है, घाव डेवलप होने लगता है, जिसको हम अल्सर बोलते हैं, ठीक है। तो जब पेप्टिक रीजन जब गैस्ट्रिक रीजन में डेवलप होगा तो हम उसको गैस्ट्रिक अल्सर बोलेंगे, और डियोडेनल रीजन में डेवलप होगा तो उसको हम डियोडेनल अल्सर बोलते हैं। अब बात करते हैं कॉज ऑफ द पेप्टिक अल्सर, इसके कॉज क्या क्या हो सकते हैं, तो इसके बहुत सारे कॉज है दोस्तों, तो आप इसलिए जरा ध्यान से देखिए। फर्स्ट हमारा इसका कॉज है इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ द पेप्सिन इन द गैस्ट्रिक जूस। देखिए पेप्सिन या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड यदि हमारे गैस्ट्रिक जूस में ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो उससे क्या होता है, हमारे मतलब वो स्टोमक के वॉल को ही डाइजेस्ट करने लगता है, ठीक है। आप इस बात को जरा ध्यान से समझिए, यदि हमारे गैस्ट्रिक रीजन में या फिर स्टोमक रीजन में HCl और पेप्सिन का सिक्रीशन, पेप्सिनोजेन का सिक्रीशन बढ़ जाएगा तो हमारे जो स्टोमक वॉल है उसी को ये डाइजेस्ट करने लगेगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से वहां पे उंड बन जाता है, ठीक है, यानी कि शेडिंग ऑफ हो गया हमारे स्टोमक वॉल, ठीक है, तो जिसकी वजह से वहां पे उंड डेवलप हो गया, उसी उंड को हम बोलते हैं अल्सर, ठीक है। सेकेंड हो सकता है हाई अमाउंट ऑफ द HCl, थर्ड हो सकता है लो एल्कलिनिटी इन द डियोडेनल रीजन। अब देखिए डियोडेनल रीजन में क्या होता है कि डियोडेनम में क्या होता है, मेनली जो भी मतलब एंजाइम होता है वो बेसिक मीडियम में काम करता है, ठीक है। तो अब वहाँ पे एल्कलिनिटी जो है लेस है, तो एल्कलिनिटी लेस है इसका मतलब क्या, वहाँ पे एसिडिटी बहुत ज़्यादा है। तो डियोडेनल रीजन में मेनली अल्कलिनिटी बेसिक मीडियम होना चाहिए, जबकि वहाँ पे क्या है मतलब होना चाहिए बेसिक, बट वहाँ क्या है बेसिक जो है मीडियम वो बहुत कम है, लो एल्कलिनिटी है, ठीक है, एल्कलिनिटी बहुत कम है, तो वहाँ ज़्यादा क्या होगा, वहाँ पे एसिडिटी ज़्यादा होगा, तो जिसकी वजह से जहाँ पर देखिए एसिडिटी ज़्यादा है या फिर पेप्सिनोजेन का सिक्रीशन ज़्यादा है तो वहाँ पे अल्सरेशन डेवलप होगा ही होगा, ठीक है। फिर डिक्रीज म्यूसिन कंटेंट, अब म्यूसिन कंटेंट की डिक्रीज होने से कैसे हो गया, तो देखिए मान लीजिए नॉर्मल अमाउंट में HCl पेप्सिनोजन रिलीज हो रहा है, बट क्या हो रहा है यहाँ पे उसको काउंटरैक्ट करने के लिए, मतलब जो हमारा HCl उसको काउंटरैक्ट करने के लिए म्यूसिन रिलीज होता है, ठीक है। म्यूसिन क्या होता है दोस्तों, एक थिक जेली लाइक सब्सटेंस होता है म्यूसिन, ठीक है, जो कि म्यूकस नेक्सल रिलीज करता है, वो किसको काउंटरैक्ट करता है, मेनली HCl को काउंटरैक्ट करता है। तो HCl को जब काउंटरैक्ट नहीं होगा तो वो क्या करेगा, वो हमारे स्टोमक वॉल को सेट करने लगेगा या फिर उसको डाइजेस्ट करने लगेगा, ठीक है। इसलिए जब म्यूसिन का कंटेंट डिक्रीज होगा तो यहाँ पे खतरा या फिर चांस बना रहता है कि पेप्टिक अल्सर ना हो जाए। फिर है फूड विद द एक्सेस स्पाइसेस, ठीक है, या फिर आप स्मोकिंग करते हैं या फिर फूड आप लेते हैं डेली बहुत ही स्पाइसी फूड खाते हैं, उसकी वजह से भी अल्सर डेवलप हो सकता है। फिर है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन फ्रॉम द हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, आप जैसा कि देख चुके हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी दोस्तों, ये मतलब मेनली कहाँ, ये हमारे जो गैस्ट्रिक रीजन है या फिर स्टोमक रीजन से रिलेटेड हेलिकोबैक्टर पाइलोरी आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। आप गैस्ट्राइटिस में देखें, फिर आप पेप्टिक अल्सर में भी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी देख रहे हैं, तो ये बहुत ही कॉमन बैक्टीरिया होता है गैस्ट्राइटिस रीजन के लिए, ठीक है। फिर है लॉन्ग टर्म यूज ऑफ द NSAID, हम आपको पहले बता दिए जब आप एस्पिरिन या फिर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग लॉन्ग टर्म से यूज कर रहे हैं तो उससे भी पेप्टिक अल्सर डेवलप हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि सिम्टम ऑफ द पेप्टिक अल्सर, तो पेप्टिक अल्सर के सिम्टम बहुत सारे हो सकते हैं, तो आप इसको कैसे डायग्नोस कीजिएगा, कैसे आइडेंटिफाई कीजिएगा कि हमारा पेप्टिक अल्सर ही है, तो इसके लिए हम चलिए एक एक करके पॉइंट देखते हैं। तो सबसे पहले सीवियर बर्निंग पेन इन द एपिगैस्ट्रिक रीजन, हम आपको बता दें दोस्तों कि जो हमारा एपिगैस्ट्रिक रीजन है, ठीक है, एपिगैस्ट्रिक रीजन सबसे ऊपर वाला मतलब सबसे अपर पोर्शन में होता है, ठीक है, और बिल्कुल मीडियल वाला होता है, ठीक है। आप ये 9 रीजन ऑफ द एब्डोमेन आपको पता होगा दोस्तों, तो ये हमारा 9 रीजन ऑफ द एब्डोमेन है, और जो ये पॉइंट है, ठीक है, मैंने जहाँ यहाँ पे ब्लैक पॉइंट बना है, ये हमारा जो है एपिगैस्ट्रिक रीजन है, ठीक है, ये है एपिगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है, ये हमारा एपिगैस्ट्रिक रीजन है। तो एपिगैस्ट्रिक रीजन में जब बर्निंग पेन हो सकता है या फिर सिम्टम पेन इज फेल्ट 1 to 2 आवर आफ्टर फूड इंटेक ड्यूरिंग नाइट, मतलब पेन रहता है कब, आफ्टर नाइट में डिनर के बाद 1 से 2 घंटे तक पेन रहता है, कहाँ पे, तो गैस्ट्रिक रीजन में, ठीक है, मतलब मेनली स्टोमक में। फिर है हिमेटेमेसिस में क्या होता है, वोमिटिंग ऑफ द ब्लड, ठीक है, मतलब आप वॉमिट कीजिएगा उसमें ब्लड होगा, ठीक है। क्यों ब्लड होगा, आप एक बात को एक बार सोचिए, जब हम वॉमिट करते हैं तो वॉमिट में जो हमारा स्टोमक का जो कंटेंट है वो बाहर आता है, ठीक है,
वो बाहर आता है। तो यदि हमारे स्टोमक कंटेंट में ब्लड कहाँ से आ गया, तो जो अब स्टोमक वॉल स्लॉगिंग हो रहा है या फिर स्टोमक वॉल सेड ऑफ हो रहा है या फिर डाइजेस्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग होने लगता है हमारे स्टोमक वॉल में। तो वही हमारे स्टोमक कंटेंट के साथ जो हम मील लिए हैं या फिर जो फूड लिए हैं, तो जब हम वॉमिट करेंगे तो वॉमिट वो फिर फूड के साथ ब्लीडिंग जो होगा वो ब्लड वापस वॉमिट में आएगा, तो उसी को हम बोलते हैं हिमेटोमेसिस। हिमेटोमेसिस में क्या होता है, वॉमिटिंग ऑफ द ब्लड। फिर है हार्ट बर्न। हार्ट बर्न दोस्तों क्या होता है, बर्निंग पेन इन द चेस्ट रीजन। चेस्ट रीजन में क्या होता है, हार्ट बर्न, उसी को मतलब पेन होता है, उसको हम हार्ट बर्न बोलते हैं। फिर लॉस ऑफ द वेट। वेट जो यहाँ पे लॉस होगा क्योंकि आप प्रॉपर वे में डाइजेस्ट, आपका फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, आप प्रॉपर वे में खाना नहीं खा पाए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एनोरेक्सिया है। ठीक है, एनोरेक्सिया दैट मीन्स क्या होता है, लॉस ऑफ द एपेटाइट। आपको भूख ही नहीं लगेगा कि आप खाना खाइएगा। ठीक है, तो इसलिए आपका वेट ऑफ लॉस ऑफ द वेट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम नेक्स्ट डिजीज की बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो डिजीज है दोस्तों वो है जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। ठीक है, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। तो जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम की बात करते हैं तो इसमें क्या है, गैस्ट्रिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय द एक्सेस एनसीएल सिक्रीशन इन द स्टोमक। ये भी जस्ट लाइक पेप्टिक अल्सर जैसा ही है, बट पेप्टिक अल्सर से ये अलग है। ट्यूमर्स ऑफ कॉज इसका क्या हो सकता है, ट्यूमर्स ऑफ द पैंक्रियाज, पैंक्रियाटिक ट्यूमर प्रोड्यूस मोर गैस्ट्रिन। देखिए वहाँ पे क्या होता था कि वहाँ पे एक्सेस सिक्रीशन ऑफ द एचसीएल होता था, बट यहाँ पे एक्सेस सिक्रीशन ऑफ द एचसीएल कैसे होता है जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में, तो उसको देखिए ध्यान से। क्या होता है कि पैंक्रियाज में जब ट्यूमर डेवलप हो जाता है तो वो मोर अमाउंट ऑफ द गैस्ट्रिन सिक्रीट करता है। ठीक है, अब देखिए गैस्ट्रिन दोस्तों क्या करता है, गैस्ट्रिन मेनली पेराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल पर एक्ट करता है, जिसकी वजह से एचसीएल का सिक्रीशन बढ़ जाता है। ठीक है, तो बाकी का फिर वही काम है जैसे कि पेप्टिक अल्सर में होता था सिम्टम में। ठीक है, जब यहाँ पे एचसीएल का सिक्रीशन बढ़ेगा तो फिर ये भी शेडिंग करेगा वॉल का, स्टोमक वॉल का। फिर यहाँ पे देखिए सिम्टम में और एक्स्ट्रा सिम्टम की बात करें तो इसमें एब्डोमिनल पेन होगा, डायरिया होगा, डिफिकल्टी इन द ब्रीदिंग होगा, ओकेजनली हेमेटोमेसिस होगा। ठीक है, मतलब वॉमिटिंग विथ ब्लड। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा मेनली हम 4 डिजीज की बात की है किसमें, गैस्ट्रिक सिक्रीशन में। अब हम बात करते हैं गैस्ट्रिक फंक्शन टेस्ट, यानी कि कुछ टेस्ट कराने होते हैं, तो उस टेस्ट की हम बात कर लेते हैं। फॉर एनालिसिस ऑफ द गैस्ट्रिक जूस, कलेक्शन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस विद द हेल्प ऑफ द राइल ट्यूब। तो देखिए गैस्ट्रिक रीजन में कोई भी प्रॉब्लम है तो मतलब क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले तो वो खुद से डायग्नोस करने की कोशिश करेगा। यदि नहीं होता है तो फिर वो क्या करेंगे, वो ऐसा करेंगे कि जो गैस्ट्रिक जूस है उससे, मतलब गैस्ट्रिक जूस से कोई रिलेटेड डिजीज़ है तो उसको वो चाहेंगे कि गैस्ट्रिक जूस कंटेंट को टेस्ट करें या फिर उसको एनालिसिस करें। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए राइल ट्यूब का हेल्प लेना होगा, जिसके हेल्प से, राइल ट्यूब के हेल्प से आपका जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन है यानी गैस्ट्रिक जूस है उसको वो बाहर निकालते हैं और फिर उसको लैब में टेस्ट करते हैं। तो राइल ट्यूब मेड अप ऑफ द रबर और प्लास्टिक, इट इज पास्ड फ्रॉम द माउथ नॉस्ट्रिल्स थ्रू द ओइसोफेगस इनटू द स्टोमक। ठीक है, स्टोमक में डालते हैं विद द हेल्प ऑफ द थ्रू द माउथ या फिर नॉस्ट्रिल कहीं से भी डाल सकते हैं। ओइसोफेगस से वो कहाँ जाएगा, माउथ में, स्टोमक में जाएगा। फिर मेथड ऑफ द गैस्ट्रिक जूस एनालिसिस। अब बात करते हैं, आप गैस्ट्रिक जूस को तो कलेक्ट कर लिए, तो कलेक्शन के लिए आप कैसे कैसे कलेक्ट कीजिएगा, ठीक है, कब कब कलेक्ट कीजिएगा, तो उसी को यहाँ पे मैंने लिखा है कि मेथड ऑफ द गैस्ट्रिक जूस एनालिसिस। तो किस किस मेथड से आप गैस्ट्रिक जूस को एनालाइज कीजिएगा, यानी कि कलेक्शन का कोई ना कोई टाइमिंग तो होगा ना, तो उसी टाइम की हम बात करते हैं। तो किस किस टाइम, पहला है जो हमारा फंक्शनल टेस्ट मिल, सेकेंड है नॉक्ट्यूर्नल गैस्ट्रिक एनालिसिस, थर्ड है हिस्टामाइन टेस्ट। तो चलिए हम तीनों एक एक करके बात करते हैं कि कब कब हम जो हमारा गैस्ट्रिक सिक्रीशन है उसको कब निकालेंगे और कब टेस्ट करेंगे। तो पहला हम बात करते हैं फंक्शनल टेस्ट मिल। तो सॉरी दोस्तों, ये है फंक्शनल नहीं, फ्रैक्शनल टेस्ट मिल। ठीक है, तो फ्रैक्शनल टेस्ट मिल में क्या होता है, मतलब इसको फ्रैक्शन वाइज में जो हम जो टेस्ट करें उसको फ्रैक्शनल में करते हैं। कैसे, आफ्टर ओवरनाइट फास्टिंग, हम रात भर उपवास रखते हैं, मतलब फास्टिंग करते हैं रात भर ओवरनाइट, द गैस्ट्रिक जूस इज कलेक्टेड, द पेशेंट टेक ए टिपिकल टेस्ट मिल। तो उसको पेशेंट को क्या करते हैं,
सबसे पहले कि ओवरनाइट वो फास्टिंग रखता है, फिर उसके बाद उसके गैस्ट्रिक रीजन से मतलब गैस्ट्रिक जूस को कलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद उसको एक टिपिकल मील देते हैं। तो टिपिकल मील में क्या हो सकता है दोस्तों, तो पीस ऑफ द ब्रेड एंड ए कप ऑफ द टी हो सकता है। सेकंड, या फिर ऐसा करें उसको बिस्किट दे दे और एक दो बिस्कुट दे दे और फिर 400 ml वाटर दे दे। या फिर थर्ड में ऐसा हो सकता है कि 300 ml ओट मील दे दे। ओट जो होता है ना दोस्तों, पल्सेस का जो बना होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ द सीरियल्स उसमें प्रेजेंट होता है, तो या तो उसको हम ओट देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टिपिकल मील हो गया। पहले तो हम रात भर उसको फास्टिंग करेंगे, बोलेंगे कि मतलब ओवरनाइट फास्टिंग। उसके बाद उसके फर्स्ट हम जूस को गैस्ट्रिक जूस को कलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम उसको टिपिकल मील देंगे और उसके बाद आफ्टर टेकिंग टिपिकल मील जूस इज द कलेक्टेड एट एवरी 50 मिनट अप टू 2.5 आवर। ठीक है, 2.5 आवर तक के हम उसको एवरी 50 मिनट पर उसके मतलब जो गैस्ट्रिक जूस है उसको कलेक्ट करेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल टेस्ट मिल। अब इसको दोस्तों फ्रैक्शनल क्यों बोल दिए, क्योंकि इसमें हम फ्रैक्शन में कर रहे हैं, मतलब एक बार में नहीं कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब मेनी टाइम्स कलेक्शन कर, इसलिए इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल टेस्ट मिल। अब बात करते हैं सेकेंड दोस्तों, हम ऑल दिस सैंपल एनालाइज फॉर पेप्टिक एक्टिविटी एंड एसिडिटी को मतलब एनालाइज करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड, नॉक्टर्नल गैस्ट्रिक एनालिसिस। अब इसको नॉक्टर्नल गैस्ट्रिक एनालिसिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस जो टेस्ट है, ये हमारा टेस्ट रात को ही किया जाता है। तो कैसे करते हैं देखिए, पेशेंट इज गिवन ए टियर लिक्विड डाइट एट नून एंड एट 5 PM। ठीक है, पेशेंट इज गिवन ए क्लियर लिक्विड डाइट, मतलब बिल्कुल उसको क्लियर डाइट देंगे, कब, एट नून एंड एट 5 PM पर, 2 बार देंगे, नून में और फिर 5 PM पर देंगे। उसके बाद देन ट्यूब इंट्रोड्यूस इनटू द पेशेंट स्टोमक, देन आवरली सैंपल ऑफ द गैस्ट्रिक जूस कलेक्टेड एंड एनालाइज। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों कि जो पेशेंट है उसको क्या करेंगे, 5 बजे उसको मतलब मील दे देंगे। उसके बाद हम उसको 7:30 बजे के आसपास अप टू 7:30 उसको हम क्या करेंगे, उसका जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन है, गैस्ट्रिक जूस है, उसको राइल ट्यूब के हेल्प से उसको निकालेंगे और फिर उसको एनालाइज करेंगे। तो ये जो टेस्ट होता है दोस्तों, ये मेनली रात को होता है। ये देन आवरली सैंपल कलेक्टेड, इसमें पर आवर मतलब हर मतलब अगले 1 घंटे बाद जो सैंपल उसको कलेक्ट करते जाएंगे रात भर, मतलब सुबह तक ये टेस्ट चलता है, मतलब रात से लेकर सुबह तक। जैसे 8 PM में शुरू हुआ तो 8 AM में फिनिश होगा ये टेस्ट। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम हिस्टामाइन टेस्ट। तो हिस्टामाइन टेस्ट बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या होता है कि हम रात भर क्या करते हैं, फास्टिंग करेंगे और मॉर्निंग में जो पेशेंट है उसको हम इंजेक्शन देते हैं, किसका, हिस्टामाइन का। तो हिस्टामाइन क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पे HCl का सिक्रीशन करेगा स्टोमक में और उसके बाद हम उसको जो HCl रिलीज होगा उसको हम कलेक्ट करेंगे 4 बार, एक घंटे तक 15-15 मिनट के इंटरवल पर। तो एक बार देखिए, इसको देखते हैं। आफ्टर ओवरनाइट फास्टिंग इन द मॉर्निंग देयर इज इंजेक्शन ऑफ हिस्टामाइन सबक्यूटेनियसली। ठीक है, हिस्टामाइन का इंजेक्शन देंगे सबक्यूटेनियसली, मतलब सबक्यूटेनियसली देंगे। हिस्टामाइन स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ द HCl इन द स्टोमक। ठीक है, हिस्टामाइन क्या करता है दोस्तों, HCl का सिक्रीशन को एक्टिवेट या फिर स्टिमुलस देता है, जिसकी वजह से HCl सिक्रीट होता है हमारे पैराइटल सेल से। उसके बाद आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ द कलेक्शन 4 सैंपल इन 1 आवर एट 15 मिनट ऑफ इंटरवल, हर 15 मिनट के इंटरवल पर हम उसके जो कलेक्शन है किसका, गैस्ट्रिक जूस को, उसको कलेक्ट करेंगे और फिर उसको एनालिसिस करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये वीडियो फिनिश हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे हम पैंक्रियाटिक सिक्रीशन के बारे में लाएंगे। तो थैंक यू।